दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र देख रहे थे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 2014 से 2023 के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र को देख रहे थे और इस वीडियो में दोस्तों हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फिर दोस्तों अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2012 के प्रश्न पत्र को, ठीक है। तो जितने भी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से पूर्व वर्षों के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 का प्रश्न पत्र देख रहे थे उसमें दोस्तों हम लोगों ने 111 नंबर प्रश्न तक ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम 111 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 111 नंबर प्रश्न को एक बार और देखेंगे, उसके बाद आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए 111 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। क्या है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो याद रखिए दोस्तों, न्यास पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखें व्याख्या क्या कह रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास यानी कि ट्रस्टीशिप सिद्धांतों पर आधारित है। न्यास के सिद्धांत के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करेंगे, ठीक है। फिर है यह अवधारणा गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू दी लास्ट से ली है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे, गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास यानी कि ट्रस्टीशिप सिद्धांतों पर आधारित है। न्यास के सिद्धांत के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करेंगे, और यह अवधारणा गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू दी लास्ट से ली है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे 112 नंबर प्रश्न। हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जनसंख्या एवं नगरीकरण से, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों, हमारा निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो याद रखिए दोस्तों, हम मार्क करेंगे बिल्कुल सही आंसर, वह है दोस्तों हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों लक्षद्वीप, ठीक है। केंद्र शासित राज्यों में लक्षद्वीप 87.95% महिला साक्षरता के साथ शीर्ष पर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप में महिला साक्षरता कितनी है? तो वह है दोस्तों 87.95%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा लक्षद्वीप 87.95% और पुदुचेरी में कितना है? 80.67% दोस्तों। चंडीगढ़ में है दोस्तों हमारा 81.19% व दमन व दीव में है 79.55% महिला साक्षरता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, ठीक है। कह रहा है दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। तो सही आंसर मार्क करेंगे श्रीलंका, ठीक है। फिर देखिए, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी श्रीलंका इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। तो ऑप्शन डी श्रीलंका हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ देखें, कह रहा है जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। क्या है, कह रहा दोस्तों जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। याद रखें, यहाँ देखें, कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प बी माना गया था, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह दोस्तों हमारा लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका उत्तर माना गया था, ठीक है। फिर कह रहा दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे तथा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को आश्रित जनसंख्या में शामिल किया जाता है। कार्यशील तथा अकार्यशील जनसंख्या के बीच के अनुपात को दोस्तों आश्रितता अनुपात कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ दोस्तों कि 0 आश्रितता अनुपात इज इक्वल टू 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या प्लस 60 वर्ष से अधिक वृद्धों की संख्या। फिर कह रहा है दोस्तों 15 से 59 वर्ष तक के लोगों कार्यशील की संख्या। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखें, विश्व बैंक के अनुसार दोस्तों 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आश्रित जनसंख्या माना जाता है।
है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आश्रित जनसंख्या माना है। ठीक है, कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प बी माना गया। ठीक है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर माना था। यहां देखें, विश्व बैंक के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आश्रित जनसंख्या माना है। और जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे तथा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को आश्रित जनसंख्या में शामिल किया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कार्यशील तथा अकार्यशील जनसंख्या के बीच के अनुपात को आश्रितता अनुपात कहते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखें, सर्वाधिक नगरीय घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों का नगरीय जनघनत्व इस प्रकार है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है 5683 दोस्तों, महाराष्ट्र है 5594, पंजाब है 4136 और तमिलनाडु है 2516, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो याद रखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहां देखेंगे, ठीक है, ऊपर देखें, कह रहा दोस्तों हमारा 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, वह है महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा दोस्तों बिहार और सबसे लास्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सही क्रम आप याद रखिएगा। फिर देखें प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा बिहार, फिर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। सही सीरीज होगी दोस्तों हमारी 4, 3, 2 और 1। फिर देखिए 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश दोस्तों हो जाएगा, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध के प्रश्नों की तरफ। और इन प्रश्नों में दोस्तों हम केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे दोस्तों करंट के प्रश्न दिए गए हैं और जो आगामी परीक्षा में करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे वे अपडेटेड प्रश्नों को पूछा जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों अब पुराने हो चुके हैं। एक प्रश्न देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए दोस्तों इटावा में। ठीक है, क्या है, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखें दोस्तों इटावा में। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भारत के गुजरात राज्य में पाए जाने वाले बब्बर शेरों की कम होती संख्या को ध्यान में रखते हुए बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में फिसर वन में 350 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बब्बर शेर प्रजनन व सफारी का निर्माण किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ अब हम देखेंगे आगे के क्या प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखें, कह रहा है एक प्रश्न 126 नंबर प्रश्न, एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में IT सिटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी की स्थापना की जा रही है। दोस्तों पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में भी, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है, तो याद रखिएगा दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है दोस्तों लखनऊ में। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार दोस्तों पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 126 नंबर प्रश्न एक बार और देखेंगे, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है, तो याद रखें ऑप्शन सी लखनऊ में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखें 137 नंबर प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ एक पुस्तक दी गई है दोस्तों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, यहाँ देखें, चलिए दोस्तों यहाँ देखिएगा 137 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेट ऑफ द क्या है,
पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, जिसका 20/3/2013 को दिल्ली में विमोचन किया गया। इसके लेखक बस याद रखें दोस्तों कि पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी लिखा गई है पुस्तक यह हमारा विमल कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पुस्तक देखिए दोस्तों, राइटर का नाम पूछा जा सकता है कि पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, जिसका 20 मार्च 2013 को दिल्ली में विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, विमल कुमार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है? पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, जिसका 20 मार्च 2013 को दिल्ली में विमोचन किया गया, इसके लेखक हैं तो याद रखिए दोस्तों हमारे विमल कुमार, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी के लेखक हैं दोस्तों विमल कुमार, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ देखेंगे, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और बचे हैं इस पेपर में, देखेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ अब हम बढ़ेंगे। ठीक है, यह पुस्तक याद रखिएगा कि तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी के लेखक हैं हमारे कौन? विमल कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पुस्तक दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में भी इनके राइटर को पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, 145 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काइपोचे किस उपन्यास पर आधारित है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी काइपोचे फिल्म है यह दोस्तों उपन्यास थी द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, जो कि दोस्तों चेतन भगत के द्वारा लिखित एक उपन्यास है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी उपन्यास के आधार पर दोस्तों हमारी जो फिल्म है काइपोचे को निर्देशित किया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काइपोचे किस उपन्यास पर आधारित है? तो याद रखिएगा द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर हमारी आधारित है फिल्म काइपोचे, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो कि दोस्तों हमारे राइटर चेतन भगत के द्वारा लिखित है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 22 फरवरी 2013 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई फिल्म काइपोचे चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर आधारित है और इस फिल्म के निर्देशक थे दोस्तों अभिषेक कपूर। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी के प्रश्न दोस्तों सब पुराने हो चुके हैं, ये करंट के प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं में अब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आगामी परीक्षाओं में दोस्तों अपडेटेड करंट पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अब हम नहीं देखेंगे। ठीक है, और अगली वीडियोस में जो दोस्तों हम आएगी स्टार्ट करेंगे, वह हम स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2012 के प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक दोस्तों आप लोग जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग रिवीजन करते चलिए, क्योंकि दोस्तों जो पूर्व वर्षों के प्रश्न यानी कि PYQ होते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वह आगामी परीक्षाओं में दोस्तों हूबहू रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसी के साथ हमारा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 का प्रश्न पत्र भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 की होगी। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। हमारी चैनल की तरफ से लगातार दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लगातार पढ़ते रहें दोस्तों।